नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका न्यू सर्जन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त नरेंद्र यादव आप सबके समक्ष एक नए बैच की शुरुआत लेके उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, RO का नोटिफिकेशन आ चुका है। यूपी PCS का भी परीक्षाएं प्रतिवर्ष होती रहती हैं। BPSC का भी एग्ज़ाम आने वाला है, हरियाणा सिविल सेवा और UPSC 2024 का जो प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं, उन सब को लिए बहुत ही उपयोगी हमारा ये बैच आज से शुरू होना जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रकार की हमारी कक्षाएं देखकर, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी हमारी कक्षाएं देखकर और आप इनसे लाभान्वित हो। और हमारा भरोसा है कि आपको हमारी कक्षाओं से पढ़ने के बाद और कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आधुनिक भारत के इतिहास के साथ हम अपनी कक्षाएँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथियों, आज की हमारी कक्षा रहेगी, आज हम इतिहास की कक्षाएं आज हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, इतिहास का हमारे वनडे एग्ज़ाम्स में, इतिहास का वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, चाहे UPSC प्री हो या चाहे D ग्रुप की या फिर नेट की कोई भी परीक्षा हो, सब के अंदर इतिहास का एक बहुत अधिक योगदान रहता है। इतिहास से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतिहास मानविकी के विषयों का पेरेंट सब्जेक्ट है। इतिहास मानविकी के विषयों का पेरेंट सब्जेक्ट है। तो मानविकी के विषयों का पेरेंट सब्जेक्ट है तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले इतिहास से ही शुरुआत करें। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मानविकी के विषयों का पेरेंट सब्जेक्ट है? क्योंकि हम कोई भी विषय पढ़ते हैं, चाहे हम विधि पढ़ें, चाहे हम न्याय पढ़ें, चाहे हम ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे हम भारत की शिक्षा पढ़ें, शिक्षा व्यवस्था पढ़ें या कोई भी व्यवस्था पढ़ें, दर्शन पढ़ें, उन सब का इतिहास तो, या हम कृषि पढ़ें, उन सब का इतिहास तो हमें पढ़ना ही पढ़ना होता है। तो जब हम सभी चीज़ों का इतिहास पढ़ते ही पढ़ते हैं, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इतिहास मानविकी के विषयों का पेरेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इतिहास से शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, इतिहास हमारे परीक्षाओं से अलावा दैनिक जीवन में भी इतिहास की बहुत प्रासंगिकता है। किस प्रकार से प्रासंगिकता है? क्योंकि इतिहास में जो घटित हुआ है और उससे सबक लेते हुए हमें वर्तमान में कुछ ना करें। इस प्रकार से जो राजा महाराजाओं ने हमारी गलती की, जो हमारे पूर्वजों ने गलती की, जो हमारे इतिहास में गलती हुई, तो उससे सबक लेते हुए हम इतिहास में ऐसा, या वर्तमान में या भविष्य में ऐसा ना करें। तो इतिहास हमारे लिए इस प्रकार से भी प्रासंगिक है। या फिर इतिहास के अंदर जो अच्छी बातें हुई हैं उनसे सीखते हुए हम सीख सकते हैं इतिहास को लेकर। ठीक है ना। हम गांधी जी के बहिष्कार आंदोलन से, विदेशी बहिष्कार आंदोलन को देखते हुए, हमने कोरोना जैसे टाइम में हमारे प्रधानमंत्री ने चाइनीज़ ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगा के उनके व्यापार को तोड़ने का काम किया, तो वो गांधी जी के दर्शन यानी इतिहास की ही प्रासंगिकता थी जो उसने वहाँ पर बैन लगाने का प्रयास किया। हम इतिहास में देख सकते हैं किस प्रकार से हमें अलाउद्दीन, किस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों का अनुसरण नहीं करना चाहिए जो कि पतन की तरफ लेके जाती है। हम इतिहास में देख सकते हैं किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नीति जो यूज की गई, या फिर और दूसरे फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो अच्छी नीतियाँ थी, नहरों का निर्माण था, या फिर दारुल सफ़ा या फिर रोजगार कार्यालय, इस प्रकार नीतियाँ थी जो आज के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। हम इतिहास के अंदर जो हड़प्पा संस्कृति के अंदर जो भवन निर्माण शैली थी उसके बारे में भी जानकर आज के भवन निर्माण शैली को उससे रिलेट कर सकते हैं, वहाँ के नगर नियोजन को। तो इस प्रकार से इतिहास हमारे दैनिक जीवन में भी, वर्तमान जीवन में भी, भविष्य के लिए भी बहुत ही प्रासंगिक विषय वस्तु है और परीक्षा उपयोगी तो है ही। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम सबसे पहले इतिहास से शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इतिहास अध्ययन की दृष्टि से हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकाल और आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए साथियों, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हमने इतिहास को इस प्रकार से 3 भागों में बांटा है। देखिए, हमने नहीं बांटा, ये ब्रिटिशों ने हमारा इतिहास लिखा था। तो ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल ने इस प्रकार से इतिहास को बांटा। उन्होंने आधुनिक भारत के इतिहास को हिंदुओं का इतिहास कहा, हिंदू इतिहास, ये सारी बातें हम बताएंगे। मध्यकाल को उन्होंने मुस्लिम या मुसलमानों का इतिहास, मुसलमानों का, और आधुनिक भारत को ब्रिटिश का। ठीक है।
हमारा जो इतिहास लेखन का काम है वो ब्रिटिश काल में हुआ था। तो ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल ने 1817 में 3 भागों में इस प्रकार से बांटने का काम किया, जिसने उसको धर्म के हिसाब से बांटा। लेकिन इतिहास साथियों धर्म के अनुसार नहीं बांटा जा सकता, इतिहास धर्म के अनुसार नहीं बांटा जा सकता। और यहाँ पर भी इन्होंने धर्म को नहीं बांटा, ये हिंदुओं का बोल दिया, ये मुसलमानों को। तो ये इस प्रकार से ईसाइयों को तो नहीं बोला इन्होंने, ब्रिटिशों को बोल दिया, ठीक है। लेकिन ये हम अध्ययन की दृष्टि से और सुविधा से हम इस प्रकार से 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। लेकिन इतिहास कहाँ पर बदलता है, इतिहास कहाँ पर बदलता है, तो इतिहास क्यों बदलता है वो देख लीजिए आप। इतिहास किस प्रकार से बदलता है, देखिए देखिए अब कोई भी क्लियर कट लाइन नहीं होती इतिहास बदलने की कि 500 ईस्वी तक, कि हम कह दें 500 ईस्वी तक तो प्राचीन भारत का इतिहास है और 501 में मध्यकालीन का हो गया, या फिर 1000 ईस्वी तक प्राचीन मध्यकालीन भारत का है और 1001 ईस्वी से आधुनिक भारत का इतिहास हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास कोई क्लियर कट लाइन नहीं है, एक क्लियर कट लाइन नहीं है कि जहाँ पर हम बोल सके कि यहाँ पर इतिहास बदल गया है, कि कल शाम तक आधुनिक भारत का इतिहास था, कल शाम तक प्राचीन भारत का इतिहास था, आज मध्यकालीन भारत का हो गया, या फिर आज शाम तक मध्यकालीन का था, कल आधुनिक भारत का इतिहास हो गया। इस प्रकार से युग या काल परिवर्तन नहीं होता। तो युग और काल परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, जो हम बोल रहे हैं मध्यकाल, आधुनिक काल, या फिर और दूसरी बातें कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। देखिए जब सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक इन स्तर पे बड़ा व्यापक एक निरंतरता के साथ व्यापक परिवर्तन आए, उस समय हम बोल देते हैं कि इतिहास चेंज हो गया। क्या है, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, इनमें बड़े स्तर पर निरंतरता के साथ व्यापक परिवर्तन जहां पर दिख जाए, निरंतरता के साथ व्यापक परिवर्तन जहां भी नजर आए। देखिए जैसा कि मैंने बोला कि इतिहास परिवर्तन में या फिर काल परिवर्तन में एक कोई क्लियर कट लाइन नहीं होती। जहाँ पर भी समाज, संस्कृति, राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से इन पैमानों के ऊपर एक व्यापक निरंतरता जहाँ पर नजर आ जाए कि व्यापक निरंतरता के साथ व्यापक परिवर्तन है ना, निरंतरता के साथ व्यापक परिवर्तन जहाँ पे भी नजर आ जाए, वहीं पर हम मान लेते हैं कि इतिहास बदल चुका है। ठीक है, हम आधुनिक काल से मध्यकालीन भारत में आ गए, मध्यकालीन भारत से प्राचीन काल से आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत में आ गए, मध्यकालीन से आधुनिक भारत में आ गए। ठीक है, तो इतिहास परिवर्तन को लेकर आपकी बातें क्लियर हो चुकी है, किस प्रकार से हमने 3 भागों में इस प्रकार से बांटा है। ठीक है, किस प्रकार 3 भागों में बांटा है। हम अपना जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के इतिहास में हम देखेंगे हड़प्पा काल, और फिर उस प्रकार से वैदिक काल, वैदिक काल के बाद हम वैदिक काल के पतन के बाद हम जनपद काल देखेंगे, फिर महाजनपद काल देखेंगे, उसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन, शुंग वंश, कण्व वंश, कुषाणों का आगमन, सातवाहन, और उसके बाद फिर हम गुप्त साम्राज्य देखेंगे, फिर गुप्तोत्तर काल देखेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद फिर टूटता हुआ साम्राज्य, उसके बाद अरबों का आक्रमण, ठीक है ना, अरबों का आक्रमण, और उसके बाद पाल, प्रतिहार, ये सब देखते रहेंगे। उसके बाद में फिर उसके बाद तुर्कों का आक्रमण देखेंगे, और फिर दिल्ली के अंदर गुलाम वंश और सल्तनत काल देखेंगे, गुलाम वंश, और उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, और फिर लोधी वंश के साथ फिर उसके बाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इस प्रकार से फिर हम आधुनिक भारत में देखेंगे। तो ये यात्रा हमारी चलती रहेगी, लेकिन वर्तमान में हमारी कक्षा आज आधुनिक भारत के इतिहास से रहेंगी, हमारी कक्षा आधुनिक भारत के इतिहास से रहेंगी। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपियन कंपनियों का आगमन से हम शुरुआत करेंगे, और फिर उत्तरवर्ती मुगल, उत्तरवर्ती मुगल काल, और उसके बाद हम फिर ब्रिटिश का राज देखेंगे, और फिर स्वतंत्रता प्राप्ति तक ब्रिटिश शासन,
और इसमें सब हम देखेंगे 1857 की क्रांति, 1757 का युद्ध, 1764 का ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल काल देखेंगे और यूरोपीय कंपनी को आगमन, ये सब हम आधुनिक भारत के इतिहास के दौरान ही पढ़ेंगे। तो देखिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब मैंने यहाँ पर एक बात बोली है कि यूरोपियन कंपनियों का आगमन, तो यूरोपियन कंपनियाँ भारत में क्यों आ रही हैं? यूरोपीय कंपनियां, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन उठना चाहिए कि यूरोप की कंपनियां भारत के अंदर क्यों आ रही हैं? उनका ननिहाल थोड़ी है कि भाई यूरोप के लोगों का यहाँ ननिहाल है कि गर्मी की छुट्टियां जून में चलो नाना के घर चलते हैं, मामा के घर चलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं। उसके पीछे कोई कारण रहा होगा। तो कारण क्या रहा होगा? तो उस कारण को समझते हुए फिर हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखते हैं, फिर उन्होंने भारत के अंदर क्या किया, भारत में इस दौरान क्या चल रहा है। ठीक है, भारत में इस दौरान क्या चल रहा है ये सब देखेंगे, सभी परीक्षा उपयोगी हैं। देखिए यूरोप, अगर आप भारत के नक्शे में देखेंगे, आप इतिहास पढ़ते हुए साथ साथ वहाँ का अपना जोग्राफिकल भौगोलिक स्थिति भी देखो और इतिहास के अंदर वहाँ राजनीतिक परिदृश्य में क्या चल रहा है वो भी देखो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 15वीं शताब्दी के आखिरी का दौर चल रहा है ना, 1490 इस दौरान की बात चल रही है, इस दौरान की बात चल रही है। भारत के अंदर क्या चल रहा है? भारत में मध्यकाल का लगभग एंड चल रहा है। भारत में लोधी वंश भारत के अंदर है इस समय, लोधी वंश। ठीक है, और लोधी वंश बहुत ही कमजोर वंश है, कमजोर शासन दिल्ली की गद्दी पे बैठे हैं, जो सल्तनत काल का है, दिल्ली सल्तनत पे कमजोर लोगों का शासन है। ठीक है, इस समय अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर छोटे छोटे, गुजरात में अलग शासक है, केरल में अलग शासक है, बंगाल में अलग शासक है, इस प्रकार से अलग अलग शासक बैठे हुए, दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन यूरोप में क्या हो रहा है? कंपनियां यूरोप क्या रही है ना इस दौरान? यूरोप में क्या हो रहा है? यूरोप देखिए आप, अगर यूरोप के नक्शे पे देखें, भारत के बिल्कुल पूर्व पश्चिम के अंदर यूरोप है ना, भारत के पश्चिम में यूरोप है। तो यूरोप और भारत का देखिए, पहली बार ये कंपनियां नहीं आ रही, भारत और यूरोपियों का सदा से ही यहाँ से संबंध रहा है, रेशम मार्ग के माध्यम से। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे इसको अफ्रीका को मानते हो और इस दौरान यूरोप को मानते हो, यहाँ पर ऐसे ये एशिया को मानते हो, है ना, और ये भारत, और ये यहाँ पर समुद्र है ना, ये सारा समुंदर, ये समुंदर सारा। ठीक है, तो अगर आप ना आप इसको मानते हो, इसको ये समुंदर है, देखिए ये हिंद महासागर है ना, ये हिंद महासागर, और ये मान लीजिए आप, ये मान लीजिए आप अफ्रीका है ना, आप मैप में से देख लेंगे, अफ्रीका ये ऊपर का यूरोप और इस प्रकार से, और ये एशिया, ये फिर भारत है ना। तो ठीक है, ये अरब सागर और हिंद महासागर और ये है। तो अब देखिए आप, देखिए यहाँ पर टर्की भी है, यहाँ पर टर्की भी आप देखोगे। तो यूरोप जो है, यूरोपियों का टर्की के इस रास्ते से यूरोप के लोग भारत के अंदर आते रहते थे, कभी से ही, प्राचीन काल से भारत के अंदर वो लोग आते रहते थे। किस लिए आते रहते थे? भारत के अंदर गर्म मसाले के लेकर, रेशम को लेकर, इन सब चीज़ों को लेने के लिए, इन सब चीज़ों के व्यापार को लेकर यूरोप के व्यापारी भारत के अंदर आते रहते थे। लेकिन अरब का, जब से इस्लाम का उदय हुआ 6वीं शताब्दी में, यानी 7वीं शताब्दी में, 611 के आसपास, यानी तो जब इस्लाम का उदय हुआ, तो उसके बाद जब इस्लाम अपने उत्कर्ष काल पे जाता है, तो यहाँ पर टर्की के अंदर और यहाँ पर अरब व्यापारी हैं, उनका यहाँ पर बोलबाला रहता है, इस क्षेत्र पे अरबों का बोल रहता है। तो अरब के लोग यहाँ से, भारत के अंदर से रेशम वगैरह खरीद के, गर्म मसाला खरीद के यहाँ पे जाते थे, और फिर यहाँ टर्की से फिर यहाँ पर इटली और इनको दे देते थे, तो फिर यहाँ पर इनके थ्रू यूरोप में चला जाता था। ठीक है, लेकिन 1453 के आसपास यहाँ पर जो वेजेंटाइन साम्राज्य है टर्की में, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिम रोमन साम्राज्य, इन दो भागों में टूट जाता है, और यहाँ पर सेल्जुकों का कब्जा हो जाता है ना, सेल्जुकों का कब्जा हो जाता है। तो इस दौरान फिर यहाँ का ये रास्ता, भारत से इनकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, भारत से कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है यूरोप के लोगों की, तो कनेक्टिविटी भी खत्म हो जाती है। तो फिर इस प्रकार से वहाँ पर मसाले, रेशम, सूती वस्त्र और जो भी चीज़ें वो अरब के व्यापारी उनको देते थे, उनसे भी उनका कनेक्शन बंद हो जाता है। तो अब उनको जरूरत महसूस होती है, तो इस दौरान यूरोप के अंदर भी, यूरोप इससे पहले यूरोप अंधकार में युग में जा रहा है, वहाँ पर तर्कवाद का दौर नहीं है, वैज्ञानिकता का दौर नहीं है, और केवल अपना धर्म कर्म को लेकर ये वो बहुत ज़्यादा वो है कि भाई जैसा मतलब गोड़ कर देगा वैसा ही खाने को मिल जाएगा, इस प्रकार से वो उनके अंदर पुनर्जागरण नहीं आया, अभी वो अंधकार युग में जी रहे हैं। ठीक है, तो जब इनका ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और यहाँ पर इनका आना जाना बंद हो रहा है, व्यापार खत्म हो गया, यहाँ से इनका इटली में इस पे कब्जा हो गया, पूर्व वेजेंटाइन साम्राज्य टूट गया, यहाँ पर सेल्जुकों का कब्जा हो गया। तो फिर इन्होंने यहाँ पर सोचा, इस दौरान पुनर्जागरण काल और व्यावसायिक पूंजीवाद का दौर यूरोप में चल रहा है, और यूरोप में बड़ी शक्तियाँ स्पेन, फ्रांस, जर्मनी
और अपना पुर्तगाल, ये बड़े जो देश हैं, जो महत्वाकांक्षी देश है, वो इस प्रकार से नई नई वैज्ञानिक तकनीकों के अंदर नई नई वैज्ञानिक खोज करने के लिए, नई नई वैज्ञानिक खोजों को उतर और वैज्ञानिक नए जैसे प्रिंटिंग प्रेस हो गई, इस प्रकार से इन चीज़ों को, या फिर दिशा सूचक यंत्र हैं, या और तर्कवाद के दौर से गुजर रहे हैं कि भाई हम पूरे देश के अंदर ईसाई मिशनरी फैलाएं और पूरे देश के अंदर इस प्रकार रियाज करें और देश दुनिया में निकल जाएं, इस प्रकार की बातें उनके अंदर चल रही हैं। इस प्रकार का वहाँ पे चल रहा है यूरोप के अंदर। और जब उनका अरब जो कि वो मसाले हैं, यहाँ अरब के याफ्त नरियों के साथ जो गर्म मसाले जिनको लेने थे भारत से, क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय जोन में यहाँ पे मसाले होते हैं, तो भारत के उष्णकटिबंधीय जोन के मसालों के बारे में भी उनको पता था और भारत की समृद्धता के बारे में भी उनको पता था कि भारत एक बहुत ही ऐसा समृद्ध देश है। ये आप मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे, जब मार्क पोलो एक यूरोपीय यात्री है जो भारत के अंदर इस प्रकार से आता है और यात्री करके जाता है, तो फिर वहाँ पर वो अपनी बुक में लिखता है भारत की समृद्धि के बारे में। तो मार्क पोलो से भी उनको पता चलता है, उस बुक से भी, और वैसे भी उनको भारत की समृद्धि के बारे में पता रहता है, रेशम के बारे में पता रहता है, भारत का गरम मसालों के बारे में, सूती वस्त्र के बारे में। और गरम मसाले उनके लिए, यूरोपियों के लिए बहुत ही ज़रूरी वस्तु है। किस प्रकार से? क्योंकि मांस को गरम मसालों के अंदर वो क्या करते थे, इस प्रकार से उसको सुरक्षित रखने के लिए ना, तो फिर उसको गरम मसालों की जरूरत पड़ती थी लंबे समय तक। मांस जिस प्रकार से उनका जो खाद्य पदार्थ है, मांस को जिस प्रकार से वो यूज करते हैं, तो मांस की खराब ना हो पाए उसको प्रिजर्वेटिव के रूप में, और फिर गरम मसाले, तो गरम मसालों को उनको बहुत जरूरत पड़ रही है। तो मुख्य बात तो एक तो वहाँ पर पुनर्जागरण का दौर चल रहा है, रेनेसे का दौर चल रहा है, रेनेसे पुनर्जागरण, उनमें तर्कवाद आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार जब तर्कवाद भी आ रहा है, दूसरा उनको भारत की वैभवता संपन्नता के बारे में पता है, तीसरा उनको भारत से गरम मसाले और ये चीज़ें भी लेनी है। तो उनके अंदर, यूरोपियों के अंदर वहाँ से निकलने की वहाँ से भारत की खोज के अंदर, क्योंकि यहाँ से तो उनके रास्ते बंद हो गए स्थल मार्ग से, तो फिर वो निकलने के लिए और फिर समुद्र के रास्ते दिशा सूचक के अंदर भारत की खोज में निकल पड़ते हैं। तो सबसे पहला यात्री जो निकलता है, सबसे पहला यात्री निकलता है पुर्तगाल का खोज करने के लिए, बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज, देखिए बार्थोलोम्यू डियाज नामक व्यक्ति है, यहाँ से चलता है, यहाँ पुर्तगाल यहाँ आसपास है इसके, और यहाँ से वो चलता है, यहाँ चलता है, तो यहाँ आकर और फिर वो रुक जाता है, ठीक है, यहाँ आके रुक जाता है। तो यहाँ पर केप ऑफ गुड होप्स ये जगह है अफ्रीका के बिल्कुल नीचे, केप ऑफ गुड होप्स। केप ऑफ गुड होप्स के अंदर वो पहुँचता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए केप ऑफ गुड होप्स की खोज किसने की थी, तो 1493 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। केप ऑफ गुड होप या मेडागास्कर के आसपास है, या केप ऑफ गुड होप्स की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी, ठीक है। पहली क्वेश्चन आगा, पहली शर्त पुर्तगाली यहाँ करती थी, बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ से चलता है और 1493 में केप ऑफ गुड होप की खोज करता है, ठीक है। आधी दूरी उसने तय कर ली। अब इनको ये नहीं पता था कि इंडिया किधर है, इनको ये नहीं पता था इंडिया किधर। जब पुर्तगाल इधर से निकल चुका, तो यहाँ पर एक स्पेन का एक यात्री है, स्पेन का यात्री कोलंबस। तो स्पेन का यात्री कोलंबस है, वो भी, क्योंकि जिस प्रकार पुर्तगाल बढ़ रहा है, स्पेन बढ़ रहा है, सभी देश अपने अपने यात्रियों को भेज रहे हैं कि वो देखते हैं कि कौन पहले भारत को खोजता है। और क्योंकि भारत के अंदर उनकी वैभवता संपन्नता के बारे में उन्हें पता था, रेशम लेके आना था, वहाँ पर व्यापार करना था, ठीक है। तो सभी देश यहाँ से निकल चुके, सारे महत्वाकांक्षी देश हैं, ठीक है। तो एक कोलंबस नामक यात्री जो स्पेन का है, कई जगह लिखा होता है कि स्पेन ने उसको स्पॉन्सर किया था, लेकिन जो भी हो, स्पेन का यात्री कोलंबस जो है वो निकल जाता है, और वो समुद्र के साथ इधर नीचे आने के बजाय वो यहाँ से और फिर इधर निकल जाता है, और इधर कहाँ पहुँच जाता है, वो वहाँ जाकर और नॉर्थ अमेरिका के पास जो वेस्ट इंडीज आज का है, उस द्वीप के ऊपर जाके पहुंच जाता है, और फिर वो जाकर बोल देता है कि मैंने भारत की खोज कर ली, ठीक है, मैंने भारत की खोज कर ली, ठीक है। उसने उसको इंडिया नाम दे दिया। तो वो लेकिन वो पश्चिम में था, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को इंडीज का और उस जगह को इंडिया का, तो फिर वो जगह क्या हुई, वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो कोलंबस ने वेस्ट इंडीज की खोज की, या फिर इंडीज द्वीप कह सकते हो, कैरिबियाई द्वीपों की, ठीक है। वो कोलंबस ने खोज की, जो कि भारत की खोज में निकला था, लेकिन पहुंच गया गलत रास्ते पे, वो सीधा निकल गया, ठीक है। उस समय तक लोगों को नॉर्थ इंडिया की भी जानकारी नहीं थी, यूरोप तक कोई देश मानते थे यूरोप को, ऋषि को, यूरोप एशिया ऋषि को, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को उस समय जानकारी नहीं थी। तो नॉर्थ अमेरिका की इस प्रकार से खोज किसने की, कोलंबस ने की, ठीक है। 1494 ईस्वी में कोलंबस ने की, ठीक है। तो कोलंबस उधर निकल गया, ठीक है। बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ तक आया, यहाँ से आगे नहीं पहुंच पाया। भारत की खोज अभी तक नहीं हुई है। भारत की खोज का मतलब क्या हुआ, समुद्री रास्ता, यूरोपियों के लिए खोज की, यूरोपीय खोज कर रहे हैं भारत की समुद्र के रास्ते के थ्रू, ठीक है। या चाहे तो आप इसको समुद्र के रास्ते के थ्रू खोज कह सकते हैं, या यूरोपियों के लिए भारत की खोज समुद्र के रास्ते के थ्रू, ठीक है। अभी तक नहीं खोज पाए, उसमें घूम रहे हैं, बहुत से नाविक आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर जो है इस जोन में चीखता साठा और गरजता चालीसा, है ना,
और इस प्रकार की जो वो हवाई चलती है, इस प्रकार के जो जोर की चीखता, साटा, गरजता, चालीसा, इस प्रकार के तड़ी, झंझावत और इस प्रकार से चक्रवात आते हैं, तो उनके लपेटों में ही फिर यहाँ से वापस मोड़ लेते हैं अपने, है ना, जहाज को, तो पहुँच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो पहुँच नहीं पा रहे, केप ऑफ गुड होप्स तक आ पाया बार्थोलोमे डियाज। ठीक है, सबसे पहले सफल होने वाला व्यक्ति है 1498 में वास्को डी गामा। 1498 में वास्को डी गामा नामक व्यक्ति, वास्को डी गामा, 1498 में वास्को डी गामा नामक व्यक्ति चलता है। 1498 में पुर्तगाल से क्या नाविक वास्को डी गामा चलता है, कहाँ से, पुर्तगाल से, और फिर कहाँ पर आ जाता है, केप ऑफ गुड होप्स होते हुए इसी रास्ते से जहाँ तक बार्थोलोमे डियाज, और फिर यहाँ से फिर घूम जाता है, यहाँ पर उसको कोई अरब के यात्री मिल जाते हैं, यहाँ पर अरब के यात्री मिल जाते हैं। इस यात्रा के दौरान हिंद महासागर के अंदर अरब के यात्री मिल जाते हैं। अब्दुल मजीद की सहायता से फिर वो भारत में यहाँ पर आ जाता है, केरल के तट पे कालीकट आ जाता है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप, मैप में देखते रहना किस प्रकार से यात्रा कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड्स होते हुए, और फिर अब्दुल मजीद की सहायता था। अब्दुल मजीद अरब व्यापारी हैं, यहाँ पर अरब के व्यापारी, तो क्योंकि अरब के ऊपर कब्जा है ना, अरब के ऊपर कब्जा है, अरब के अंदर यहाँ पर पूरी तरह से कि ना मुस्लिम देश से हैं, सऊदी अरब, यमन, और दूसरे जो हैं ये सऊदी अरब होगा, अमन होगा, यमन हो गया, ओमान हो गया, ये जितने भी मिस्र वगैरह सारे कौन से हैं, ये सारे अरब देश हैं और सारे मुस्लिम देश हैं। तो फिर इस हिंद महासागर पे अरबों का कब्जा है यहाँ पर, तो ये अरब व्यापारी घूमते रहते थे, भारत से व्यापार करते थे। भारत का यहाँ पर कालीकट और इस बंदरगाहों के ऊपर गोवा पेतर, क्योंकि ये बड़ी व्यापारिक मंडियाँ हैं, गोवा हो गया, कालीकट हो गया, उधर हारमुज मलक्का, है ना, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, ये बड़ी व्यापारिक मंडियाँ हैं। तो इनमें तो अरब के व्यापारी घूमते रहते हैं। इन अरब के व्यापारियों से अब्दुल मजीद से सामना होगा, मिलना होगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा को लेकर अब्दुल मजीद कहां पर आ गया, कालीकट में आ गया। कालीकट में इस समय शासक है जैमुरीन, यानी केरल के बंदरगाह के पास कालीकट जगह है जो उसकी राजधानी। तो कालीकट का एक हिंदू शासक है जैमेरीन, हिंदू शासक है जैमेरीन। तो जैमेरीन स्वागत करता है वास्को डी गामा का, जैमेरीन वास्को डी गामा का स्वागत करता है। जैमरीन जो है ये हिंदू शासक कालीकट पे वास्को डी गामा का स्वागत करता है। यहाँ पर वास्को डी गामा जो है व्यापार करता है और बहुत ज़्यादा यहाँ से गरम मसाले वगैरह इस प्रकार की चीज़ें खरीदता है। और जब यहाँ से खरीद के वापस जाता है, अपनी यात्रा पूरी करता है, तो पहली यात्रा में उसको अपना 60 गुना ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करता है ना। वास्को डी गामा कितना मुनाफा प्राप्त करता है, 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त करता है। अपनी पहली यात्रा में जो व्यापार है उसमें 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त करता है। ठीक है, 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त करता है। ठीक है, पहली यात्रा में ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत के अंदर समुद्री मार्ग की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा की सहायता समुद्र में किसने की, अब्दुल मजीद नामक अरब व्यापारी ने। ठीक है, दूसरी बात, स्वागत किसने किया कालीकट पे, जैमरीन ने स्वागत किया। ठीक है, हिंदू शासक है, अब कालीकट का शासक है। अपनी पहली यात्रा में कितने पैसे कमाए, 60 अधिक गुना मुनाफा प्राप्त किया। ठीक है, ये बातें हो गई वास्को डी गामा को लेकर। अब वास्को ने वापस चला जाता है, वहां पर जाकर अपने हेनरी द नेविगेटर, वहां पर राजकुमार है पुर्तगाल का, हेनरी द नेविगेटर नामक वहां का पुर्तगाल का राजकुमार है, हेनरी द नेविगेटर। उसको बताता है कि भाई वहाँ पर पूर्व के देशों के अंदर जैसे भारत है, वहाँ पर हम गए थे, तो वहाँ पर तो बड़ा मुनाफा का सौदा है और बहुत ही अच्छी व्यापारिक मंडी है, वहाँ से हम बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। तो क्यों ना एक कंपनी की स्थापना कर दी जाए और एक सरकारी कंपनी वहाँ भेज दी जाए, सरकार का भी फायदा हो जाएगा। वो जाकर हेनरी द नेविगेटर को बताता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई वास्को डी गामा की, भारत की खोज तक हो गई है। आप अफ्रीका के नीचे से यहाँ से आ चुके हो, कालीकट बंदरगाह, जैमरीन, ये सब बातें हो चुकी है। इनमें से आप देख सकते हैं, अगर हम क्वेश्चन के लिहाज से देखें तो भारत की खोज किसने की, भारत के समुद्री मार्ग की, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की, वास्को डी गामा। ठीक है, 1498। ठीक है, अच्छा,
अमेरिका जिसको वेस्ट इंडीज का, अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस। ठीक है। अच्छा, एक कैप्टन कुक नाम का नागरिक है, कैप्टन कुक। ठीक है, कैप्टन कुक ने कहाँ की? कैप्टन कुक ने की ऑस्ट्रेलिया। कैप्टन कुक ने की ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, कैप्टन कुक कहाँ का है? इंग्लैंड का है। ठीक है, और कोलंबस स्पेन का है। ठीक है, और वास्को डी गामा कहाँ का है? पुर्तगाल का है। ठीक है, ठीक है। तो इन खोजों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इनकी किसने खोज की, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि खोज किसने की, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि खोज किसने की। ठीक है, कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, एक है यात्री है तस्मान। तस्मान है नाविक, उसने की न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की। ठीक है, और बार्थोलोमियो डियाज ने, हमने सबसे पहले बताया था बार्थोलोमियो डियाज। इसने केप ऑफ गुड होप्स यानी केप कोमोरिन की, केप ऑफ गुड होप्स। ठीक है, ठीक है, इनकी यात्रा की इन्होंने। ठीक है, केप ऑफ गुड होप्स की यात्रा की। और ये 1498 में की, ये 1494 में की, अमेरिका ने की यात्रा कोलंबस ने की, और स्पेन 1494। कैप्टन कुक ने किसकी की? कैप्टन कुक ने 1770 में। और तस्मान जो है इसने न्यूजीलैंड की खोज की, ये कहाँ का है? हॉलैंड का है, हॉलैंड। ठीक है, कैप्टन कुक हॉलैंड। और 1642, और ये 1487 में करता है, पुर्तगाल का यात्री है। ठीक है ना, पुर्तगाल। अब देख लीजिए, देखो ये किसी भी, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपी या बीपीएससी हो, या आरओ हो, किसी भी एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछ सकता है कि भाई अमेरिका की खोज किसने की थी, या कोलंबस अमेरिका खोज करने वाले यात्री कहाँ का था, या कौन से सन में की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो वन डे एग्जाम में किसी में पूछ सकता है, लेकिन यूपीएससी या किसी जो पीसीएस है उसको थोड़ा सा टफ बनाने के लिए और इन सारों का आपसी क्रम लगाने के लिए बोल सकती है। ठीक है, आपसी क्रम लगाने के लिए बोल सकते हैं, या वर्ष की क्रोनोलॉजी भी बोल सकती है कि भाई सबसे पहले कौन सी खोज की, फिर कौन सी की, है ना। किसी पर ये आया हुआ क्वेश्चन भी है ना, इसमें अमेरिका, कैप्टन को तस्मान, ये 3-4 ये आए हुए हैं पहले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस के अंदर। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो ना। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और 1498 की पुर्तगाल का यात्री था। अमेरिका की कोलंबस ने की, स्पेन का यात्री 1494 में। कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज की, इंग्लैंड का यात्री 1770 में। तस्मान की कैप्टन, ये तस्मान है जहाँ पर न्यूजीलैंड को तस्मानिया भी बोलते हैं ना, तस्मान न्यूजीलैंड की खोज की, हॉलैंड का है, हॉलैंड वासियों को डच भी बोलते हैं, हॉलैंड को नीदर बोलते हैं। 1642 के अंदर बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप्स की खोज की, सबसे पहले पुर्तगाल का यात्री है 1487 में। ठीक है, 1487 में। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ें। ठीक है, ये तो यात्रियों की बात होगी, भारत में आ चुके हैं और अपना वास्को डी गामा वापिस जा चुका है। ठीक है, अब दूसरा नाविक आता है 1500 में। 1500 में नाविक आता है। ठीक है, 1500 में एक नाविक आता है कालबर्स। 1500 में एक नाविक आता है, वो उसका, ये उसकी निजी यात्रा होती है, ये उसकी निजी यात्रा होती है। ठीक है, ठीक है, निजी यात्रा होती है। ठीक है, निजी यात्रा होती है। 1500 में एक और नाविक आता है। ठीक है, पुर्तगाल का ही। और उसके बाद 1502 के अंदर वास्को डी गामा फिर से आता है। ठीक है, 1502 के अंदर वास्को डी गामा फिर से आता है और यहाँ पर आके इसने इतना सामान खरीद लिया। 1502 के अंदर वास्को डी गामा फिर से आता है।
वास्को डी गामा फिर से आता है और यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा इसने अपना सामान वामान खरीद लिया, बहुत ज़्यादा इसने मसाले खरीद लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई। तो फिर इस मसाले को रखने के लिए और यहाँ इसने कालीकट के शासक जैमोरिन से और निवेदन किया कि भाई मेरे को ये मसाले करने के लिए अपना एक गोदाम बनाने की परमिशन दो। ठीक है, तो कालीकट के शासक ने कोचीन में इन्हें गोदाम बनाने की परमिशन दे दी। ठीक है, एक प्रकार से आप तो इसको जैसे कि हमारी भाषा है, इतिहास की भाषा या इतिहासकार जहाँ पर भी इसको लिखा गया है इसके लिए फैक्ट्री शब्द यूज किया गया है। ठीक है, फैक्ट्री। ठीक है, तो फैक्ट्री शब्द के नाम से आप इस प्रकार से मत समझना कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगी हुई है, यहाँ पर उद्योग धंधे लगाए गए हैं। औद्योगिक क्रांति तो अभी आई नहीं है, उद्योग नहीं है, फैक्ट्री नाम दिया गया है। लेकिन इसको आप कुछ भी कह सकते हो, इसको चाहिए इनको राजधानी कह सकते हो, वैसे फैक्ट्री नाम से बोला जाएगा। क्वेश्चन में भी आएगा पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो कोचीन में 1502 में। ठीक है ना, कोचीन में लगाई 1502 में। लेकिन इससे फैक्ट्री का मतलब ये कोई उद्योग धंधे नहीं है यहाँ पर, क्योंकि औद्योगिक क्रांति तो आई नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। ये इनके एक प्रकार से आप राजधानी समझ सकते हो, मुख्यालय समझ सकते हो इसको, और गोदाम समझ सकते हो। ठीक है ना, तो कहीं भी आएगी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई, तो पहली फैक्ट्री लगाई कोचीन में, ठीक है ना, पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई है। और वास्को डी गामा ने जैमरीन की मदद से, जैमरीन से निवेदन करके कि भाई हमें अपना सामान रखने के लिए, क्योंकि बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं यूरोप के, उन्होंने बहुत ज़्यादा मसाला खरीद लिया है, सामान खरीद लिया है ना, सब्र नहीं है, तो फिर उनको रखना था यहाँ पे, तो उन्होंने कोचीन में अपनी फैक्ट्री बना ली। ठीक है, इसके बाद ये तो थे इनके लगभग सबके, वास्को डी गामा के। और ये एल्बर्स जो 1500 में एल्बर्स आया था, एल्बर्स नाम करके आया था, काल्बर्ट एल्बर्स ऐसे करके, इन सब के अपने निजी क्या थे, ये इनकी निजी यात्राएं थी, निजी अभियान थे। लेकिन अब सरकारी कंपनी बना के भेज रहे हैं, एस्तादो दी इंडिया। अब पुर्तगाली राजकुमार है, पुर्तगाल राजा है, उसने देखा कि भाई ये निजी लोग अपना व्यापार करने जा रहे हैं, क्यों ना एक सरकारी कंपनी बना दी जाए, और एक सरकारी जो व्यापारिक कंपनी होगी उसका सीईओ नियुक्त किया जाए, जिसको गवर्नर जनरल बोला जाता था या गवर्नर बोला जाता था, वो जाएं और फिर वो अपना व्यापार करें, है ना। तो ये सरकार के कर्मचारी होते थे। इस प्रकार से सरकारी कंपनी आ रही है पुर्तगाल से। ठीक है, सरकारी कंपनी आ रही है पुर्तगाल से। ठीक है, इनका मकसद व्यापार भी है, साथ साथ ईसाई धर्म को फैलाना भी है। ठीक है, व्यापार मकसद है। तो पहली पुर्तगाली कंपनी आई है एस्तादो दी इंडिया। पुर्तगाली फैक्ट्री का नाम, कंपनी का क्या नाम है, एस्तादो दे इंडिया। ये पुर्तगाली नाम है। ठीक है ना, ये पुर्तगाली भाषा का नाम है एस्तादो दी इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि पुर्तगाली और कंपनी क्या नाम था, एस्तादो दी इंडिया। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल बन के कौन आया, पहला गवर्नर कौन बन के आ रहा है, गवर्नर कौन बन के आ रहा है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ये पहला इसका गवर्नर जनरल बन के आ रहा है। ठीक है, गवर्नर भी कह सकते हो, गवर्नर जनरल भी। अच्छा, गवर्नर का मतलब राज्यपाल से नहीं, गवर्नर मतलब सीईओ, कंपनी का सीईओ, जो वर्तमान में सीईओ बोलते हैं ना, तो ये सीईओ है। गवर्नर क्या है, सीईओ है इसका। ठीक है, एस्तादो दे इंडिया का गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, सीईओ, पहला गवर्नर जनरल। इसका टाइम क्या रहेगा, 1505 से 1509 के बीच में। ये भी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, टाइम को लेकर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो 1505 से लेकर 1509 तक इसका टाइम रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसने यहाँ पर क्या क्या किया, इसने जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति, ठीक है, नीले जल की नीति का इन्होंने यहाँ पर क्या किया, शुरुआत की। नीले जल की नीति, इसका मतलब क्या था, नीले जल की नीति का मतलब क्या था, नीले जल मतलब समुद्र। तो समुद्र पे, यानी समुद्र नीति की हम बहुत ज़्यादा भारतीयों के जो है कामकाज है उसमें दखल अंदाज नहीं करेंगे, केवल जल में रहेंगे हम अपना, जल के ऊपर, क्योंकि व्यापार तो जल से ही चल रहा है, इनकी नौसेना बहुत मजबूत है। तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जल के अंदर अपना कब्जा करने का प्रयास किया, ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करने का प्रयास किया। तो नीले जल की नीति इन्होंने अपनाई, नीले जल की नीति। ठीक है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो कि पहला गवर्नर है और संस्थापक भी है, वास्तविक संस्थापक नहीं है लेकिन संस्थापक है, क्योंकि पहला है, ये संस्थापक है ना। और तो इस प्रकार से देखो, अब यहाँ पर इसने नीले जल की नीति अपना रहा है, पूरे जल के अंदर अपना कब्जा करना चाह रहा है। कहाँ से चल के आ रहे हैं आप देखो, है ना, पूरा अफ्रीका के साथ होते हुए अटलांटिक महासागर से नीचे घूमते घूमते और फिर
यहाँ पर केप ऑफ गुड होप्स होते हुए और फिर दोबारा से हिंद महासागर में घुस के फिर मिस्र के रास्ते और मिस्र के साथ में होते हुए फिर इधर से आ रहे हैं, ठीक है ना, अरब सागर होते हुए, लाल सागर होते हुए, तो इस प्रकार से आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये पूरे तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं ना, स्थानीय लोग जैसे गुजरात हो गया, गोवा के लोग हो गए, गुजरात के हो गए, इस समय बड़ी मंडियां हैं, गुजरात हो गया व्यापारिक मंडी है, गोवा है बड़ी व्यापारिक मंडी, तो गुजरात के लोग हो गए, और मिस्र भी रास्ते में पड़ता है, तो मिस्र में भी अरबों कब्जा अरब व्यापारियों का, मिस्र हो गया, गुजरात हो गया, और यहाँ का जो संयुक्त बेड़ा है गुजरात मिस्र, यहाँ का संयुक्त बेड़ा है गुजरात मिस्र और एक जगह के, और यहाँ के मलक्का के शायद यहाँ के लोग थे, गुजरात मिस्र, और यहाँ के संयुक्त बेड़े को, यहाँ के इन लोगों को इनसे इरिटेशन हो गई कि भाई क्योंकि पहले हमारा कब्जा था, अभी नए लोग आके अपने नीले जल की नीति अपना रहे हैं, तो फिर इस प्रकार से समुद्र में इन्होंने अपना कब्जा शुरू करना दिया, समुद्र में जहाज़ों को इस प्रकार से या लूटना शुरू किया, और बाद में जाके तो वो टैक्स भी लगाएंगे जहाज़ों के ऊपर, जिसको कार्टेज देयर मीडा बोलेंगे, वो बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पर उनको इरिटेशन होगी इनसे कि यार ये कौन यूरोप के लोग आकर, और यहाँ पर हमारी जो हमारा एक प्रकार से जहाँ पर हमारी खुद की टेरिटरी है गुजरात वालों की, उधर मिस्र वालों की, है ना, गुजरात मिस्र अरब, इस प्रकार से इन लोगों की टेरिटरी, इसमें जब वो आके अपना कब्जा शुरू करते हैं तो इन लोगों को इरिटेशन हो गई, और इन्होंने संयुक्त बेड़े ने और इसके साथ यहाँ पर एक युद्ध कर दिया, जिस युद्ध को क्या बोलते हैं, युद्ध को क्या नाम दिया, चोल का युद्ध। इनके बीच में चोल का युद्ध होता है, कब होता है, 1508 में, है ना। तो क्वेश्चन निकल के आया, चोल का युद्ध कब हुआ, चोल का युद्ध 1508 में हुआ, ठीक है। अच्छा, युद्ध का कारण पता चल गया क्यों हो गया, क्यों हो रहा है, तो एक तरफ है पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा, और दूसरी तरफ है गुजरात व मिस्र का संयुक्त बेड़ा, ठीक है, संयुक्त बेड़ा, ठीक है। इनके बीच में चोल का युद्ध होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए चोल का युद्ध आ जाए तो किस किस के बीच हुआ था, चोल का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, इस युद्ध के अंदर 1560 में हुआ, और इसके अंदर अल्मीडा का बेटा मारा गया, अल्मीडा का बेटा इस युद्ध के अंदर मारा गया, ठीक है ना। तो ये था गुजरात मिस्र व तुर्की, है ना, गुजरात मिस्र व तुर्की इनका संयुक्त बेड़ा है, गुजरात मिस्र और तुर्की का संयुक्त बेड़ा है, और अल्मीडा, ठीक है। तो इसके अंदर ये विजयी रहते हैं, अल्मीडा का बेटा मारा जाता है, अल्मीडा का बेटा इस युद्ध में मारा जाता है, अल्मीडा का बेटा, ठीक है, मारा जाता है, ठीक है, ये मारा जाता है इस युद्ध में, ठीक है। 1560 में होगा चोल का युद्ध। गुजरात मिस्र व तुर्की एक तरफ है, इनका संयुक्त बेड़ा है, इन तीनों ने मिलकर और इनको पुर्तगालियों को भगाने का प्रयास किया यहाँ पे, और फिर फलता ये विजयी भी रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 1509 के अंदर एक और युद्ध होता है, दीव का युद्ध। कौन सा दीव है ये, दमन दीव वाला दीव का युद्ध होता है, इसी संयुक्त बेड़े का प्लस अल्मीडा और संयुक्त बेड़े के बीच में युद्ध होता है, और इस बेड़े में अल्मीडा कहीं कहीं आगे निकल रहा था और जीत की कगार पे ही था, ठीक है। तो उसको किसने बुला लिया वापिस, पुर्तगाली सरकार ने वापिस बुला लिया, ठीक है, पुर्तगाली सरकार ने अल्मीडा को वापिस बुला लिया, क्योंकि अल्मीडा क्या है, गवर्नर है, किसका है, पुर्तगाली कंपनी का, तो एक प्रकार से पुर्तगालियों का नौकर है, ठीक है, पुर्तगाली सरकार का नौकर है, एक प्रकार से कर्मचारी है। जब पुर्तगालियों ने कहा वापिस आ जा तो वापिस चला गया, ठीक है। तो दीव का युद्ध की बात आ जाए तो किसके बीच में होता है, संयुक्त बेड़ा गुजरात तुर्की व मिस्र के बीच में, गुजरात तुर्की मिस्र प्लस गुजरात तुर्की मिस्र एक साथ होते हैं, जिसको तुर्की बोलते थे, प्लस मिस्र इजिप्ट और वर्सेज अल्मीडा है ये पुर्तगालियों का, ठीक है। इसके अंदर अल्मीडा कमोबेश कहीं कहीं आगे चल रहे थे, युद्ध में विजयी होते थे, लेकिन उनको बुला लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम गवर्नर जनरल का कार्यकाल समाप्त होता है। प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में लेके कोई भी बात आ जाए तो नीले जल की नीति का इन्होंने नीले जल की नीति अपनाई, केवल जल के अंदर इन्होंने काम किया, नौसेना मजबूत थी, जल में अपना साम्राज्य, जल में अपना व्यापार बढ़ाने का प्रयास किया। चोल का युद्ध हुआ संयुक्त बेड़े के साथ, और दीव का युद्ध हुआ, चोल के युद्ध में इसका बेटा मारा गया 1560 में, दीव का युद्ध 1509 में होता है, ठीक है। अच्छा, और इस प्रकार से इसका यही समय रहा था, तो ये 1509 के अंदर वापस चला जाता है, ठीक है। अच्छा, संस्थापक है, अब
दूसरा गवर्नर जनरल आता है। देखिए इसको वापस बुला लिया गया है। अब देखिए दूसरा गवर्नर जनरल, अब दूसरा गवर्नर जनरल आता है, उसका कार्यकाल रहता है 1510 से 15 तक। अल्बुकर्क, अल्बुकर्क आता है, अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर जनरल। इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। और इसने काम भी बहुत किए है ना, इसने काम भी बहुत किए। वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली कंपनी का, इस प्रकार से पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, अल्बुकर्क ने बहुत काम किए। अच्छा, सबसे पहले तो इसने काम किया, क्या किया? अपने क्षेत्र में जो गोवा वाला क्षेत्र है ना, उसके अंदर सती प्रथा को बैन किया। ठीक है, सती प्रथा को बैन किया। अच्छा, 1510 के अंदर इन्होंने सबसे पहले तो गोवा को जीता। 1510 में गोवा को जीता। ठीक है, किन से जीता? किन से जीता? बीजापुर के आदिल शाहियों से। बीजापुर के आदिल शाहियों से। ठीक है, बीजापुर के आदिल शाही, बीजापुर के अंदर आदिल शाहियों का राज है। ये हम बाद में बताएंगे जब हम पढ़ेंगे वो साम्राज्य, लेकिन इस समय यहीं पे देख लीजिए आदिल शाही, विजयनगर साम्राज्य, उन सबको पढ़ेंगे। राक्षसगढ़ का युद्ध 1565 के आसपास हुआ था, उन सबको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए बीजापुर के आदिल शाहियों के साथ युद्ध हुआ और वहाँ से इसने अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया। ठीक है, 1510 में। ठीक है, तो गोवा इस प्रकार से इन्होंने जीत लिया। ठीक है, गोवा जीत लिया। ठीक है, 1511 में गोवा एक बड़ी व्यापारिक मंडी है। गोवा बड़ी व्यापारिक मंडी है क्योंकि बंदरगाह है गोवा, समझ रहे हो ना, समुद्र के किनारे हैं, कोई भी आएगा जहाज वगैरह के गोवा में आके रुकेगा। ठीक है, 1511 में एक और बड़ी व्यापारिक मंडी जीत ली, मलक्का। ठीक है, मलक्का कहाँ पर है? ये मालदीव की तरफ, और इस प्रकार है मलक्का ना, समुद्र में मालदीव की तरफ है। मलक्का से होकर ही मालदीव जाना पड़ता है। तो 1511 में मलक्का को जीता और 1515 में इन्होंने जीत लिया हारमुज की खाड़ी को, हारमुज पर कब्जा कर लिया। ठीक है, हारमुज, हारमुज कहाँ पर है? ये फारस की खाड़ी में है। हारमुज कहाँ है? फारस की खाड़ी में। तो इन्होंने 3 बड़ी व्यापारिक मंडियाँ जीत ली है। 1510 में गोवा को जीता, 1511 में मलक्का, 1515 में हारमुज। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी मंडियाँ अल्बुकर्क ने जीती, उपरोक्त में से कौन सी मंडी अल्बुकर्क नहीं जीती। तो एक क्वेश्चन आ गया, पहले अदन था, अदन, अदन की खाड़ी थी ना, अदन की खाड़ी का क्वेश्चन था कि अदन की खाड़ी को पुर्तगालियों ने, क्वेश्चन आया था कि उपरोक्त में से पुर्तगालियों ने किन किन को जीता? गोवा, मलक्का, हारमुज, अदन की खाड़ी। तो अदन की खाड़ी को पुर्तगाली नहीं जीत पाए थे। अगर आ जाए अदन की खाड़ी तो अदन की खाड़ी को काट देंगे, अदन खाड़ी पुर्तगाली नहीं जीत पाए थे। अदन की खाड़ी कहाँ है? ये लाल सागर की है। लाल सागर में घुसते हैं तो अदन की खाड़ी से घुसना पड़ेगा, लाल सागर में घुसते हैं तो अदन की खाड़ी से घुसना पड़ेगा। ठीक है, तो अदन को पुर्तगालियों ने नहीं जीता था। मलक्का को अल्बुकर्क ने जीता, बड़ी व्यापारिक मंडी है। हारमुज को अल्बुकर्क ने जीता, बड़ी व्यापारिक मंडी है। और 1510 में गोवा को बीजापुर के आदिल शाहियों से छीन लिया। ठीक है, ये इसके विजयी अभियान में थे एक प्रकार। ठीक है, ये इसका एक प्रकार से अपना व्यापारिक, इस प्रकार से जो उसका व्यापारिक साम्राज्य था उसका विस्तार किया है। ठीक है ना, लगभग लगभग पूरा ही हिंद महासागर तक कब्जा कर लिया। जब हारमुज तक पहुंच गया है, मलक्का इधर पहुंच गया है, तो बड़ा कब्जा कर लिया अल्बुकर्क ने इस दौरान ना, बड़ा अभियान है इसका। ठीक है, अच्छा, ये तो इसके कार्य हो गए। दूसरा, इसने अब सामाजिक कार्य या इस प्रकार से जहाँ पर फ्रांसिस डी अल्मीडा है वो ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपना रहा है। ब्लू वाटर पॉलिसी को तो इसने बढ़ावा दिया ही है, नो डाउट। वहाँ तक पहुँच गया, हारमुज तक पहुँच गया, इधर मलक्का तक पहुँच गया, गोवा जीत लिया है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी को तो इसने बढ़ावा दिया ही दिया है। साथ साथ इसने भारत का जो टेरिटोरियल क्षेत्र है, स्थलीय भाग है, उसमें भी घुसने का प्रयास किया है। और उसमें घुसते हुए उन्होंने ईसाई धर्म को प्रचार हेतु या ईसाई धर्म को और अधिक प्रचार हेतु इसने क्या किया है, यहाँ पर अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बैन कर दिया। सती प्रथा को बैन किया। ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा। देखिए, बहुत बड़ा सामाजिक कार्य कर रहा है ये, बहुत बड़ा सामाजिक कार्य कर रहा है। महिलाओं को हित में, महिलाओं को बराबरी लाने में अल्बुकर्क ने देखो कितना बड़ा योगदान कर रहा है। ठीक है ना, ये बड़ा सामाजिक कार्य कर रहा है, सती प्रथा प्रतिबंध लगा रहा है। ठीक है, सती प्रथा प्रतिबंध लगा। दूसरी बात, जो सती हो गई महिला है, भारतीय महिला सती हो गई, उनको उनके साथ शादी करने के लिए जो पुर्तगाली लोग हैं, जो पुर्तगाली लोग व्यापार करने हुए आए हैं, पुर्तगाल के लोग आए हुए हैं, उनको कह रहा है कि उनको उत्साहित कर रहा है, उनको प्रेरित कर रहा है। ठीक है, क्या करने के लिए कि जो भारत की सती हुई महिला है, जो सती हो चुकी महिला, क्योंकि भारत में तो जैसे सती प्रथा थी तो महिला अपने पति की मृत्यु के बाद ही उसके साथ सती हो जाती थी, लेकिन जो बच गई तो फिर उनके साथ दोबारा से विवाह का प्रावधान नहीं था। तो वो कह रहा है कि जो सती महिलाएं हैं, सती प्रथा बैन लग गया, जो महिला विधवा हो चुकी उनके साथ विवाह करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है,
विधवा महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, विधवा महिलाओं का पुनर्विवाह के लिए प्रेरित कर रहा है। किनको? जो पुर्तगाल के लोग हैं उनसे, विधवा महिलाओं से विवाह के लिए पुर्तगालियों को प्रेरित कर रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, ये इसके दो सामाजिक कार्य। हालांकि ये सामाजिक रूप से अच्छे काम कर रहा है, लेकिन इनका मकसद कुछ और ही है। मकसद क्या है कि जब ये पुर्तगाली लोग विधवा महिलाओं के साथ संबंध बनाएंगे, इनके साथ शादी करेंगे, तो जो बच्चे होंगे वो पुर्तगाली लोग होंगे, तो इस प्रकार से ईसाई होंगे, वो ईसाई होंगे ना, तो ईसाई धर्म का इस प्रकार से ईसाई जनसंख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने सती प्रथा प्रतिबंध लगाया, विधवा महिलाओं को इस प्रकार से साथ शादी करने के लिए पुर्तगाली लोगों को प्रेरित किया। क्वेश्चन में आ सकते दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों देख लें। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से ये इसकी कार्य रहा है। 3 जगह से इसने जीता, 1515 में वापस चला जाता है। ठीक है, 1515 में ये वापस चला जाता है, इसका कार्यकाल समाप्त होता है। ठीक है, अच्छा, अब 1528 के अंदर तीसरा गवर्नर जनरल आता है। 1528 के अंदर तीसरा गवर्नर जनरल आता है 1528 में। अच्छा, 1515 से 1528 तक क्यों नहीं आया कोई भी? 1515 से 1528 तक क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि 1515 से लेकर 1528 तक पुर्तगाल में और इस दौरान जो यूरोप के देशों में जो ईसाई धर्म है, जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ईसाई है, उनके बीच में विवाद चल रहा है, धार्मिक विवाद चल रहा है। इस दौरान इन्होंने अपना कोई गवर्नर जनरल यहाँ पर भेजा नहीं, यानी व्यापार के लिए कोई आया नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 1528 में आता है निनो डी कुना। निनो डी कुना, निनो डी कुना 1528 के अंदर आता है। निनो डी कुना तीसरा गवर्नर जनरल है। ठीक है, तो निनो डी कुना ने बहुत कुछ नहीं किया। जो 1530 के अंदर इसने है ना, 1530 में गोवा को राजधानी बना ली। अब तक राजधानी मुख्यालय कहाँ था? गोवा को राजधानी बनाई। अब तक कहाँ था? अब तक कोचीन में था, जो वास्को डी गामा के समय बनी थी ना, मुख्यालय फैक्ट्री बनी थी, तो उसको यहाँ पे 1530 में अंदर गोवा को राजधानी बना लिया। गोवा को राजधानी बना लिया। ठीक है, गोवा को राजधानी बना लिया। ठीक है, ठीक है, गोवा को राजधानी बना लिया। क्योंकि गोवा को जीत लिया था 1510 में, किसने? अल्बुकर्क ने, लेकिन राजधानी कौन बना रहा है? निनो डी कुना 1530 के अंदर। ठीक है, इस बात के लेकर कंफ्यूज मत होना, और यूपीएससी या और परीक्षाएं इसी शब्दों के साथ खेल लेंगी। तो 1530 के अंदर गोवा को राजधानी बनाया, लेकिन 1510 के अंदर गोवा को जीत लिया था बीजापुर के आदेश से अल्बुकर्क ने। निनो डी कुना जो गवर्नर जनरल है या सीईओ है कंपनी का, वो इसको राजधानी बना रहा है। ठीक है, 1534 के अंदर बेसिन पे कब्जा कर लेते हैं, बेसिन में फैक्ट्री लगा लेते हैं अपनी। ठीक है, ये इसी के समय में होता है। और 1535 के अंदर सेम टोम से मद्रास के अंदर भी अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। ठीक है, और बंगाल में हुगली में लगाते हैं। हुगली के अंदर जो बंगाल में हुगली है, वहाँ पर 1534 में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। ठीक है ना, एक फैक्ट्री ने अपना विस्तार कर रहे हैं, हुगली की तरफ चले गए हैं। 1535 में सेंट टोम में मद्रास में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, सेंट टोम से मद्रास में। ठीक है, सेंट टोम से मद्रास में। अच्छा, इस दौरान जो क्या है, बेसिन जो गुजरात के इधर है ना, बेसिन के आसपास ही जाते हैं। बेसिन के यहाँ पे जो बेसिन है, 1534 में बेसिन पे कब्जा करते हैं और 1535 में दीव पे कब्जा कर देते हैं। 1535 में दीव, जो दमन दीव वाला है ना, दीव पे कब्जा कर लेते हैं। और दीव का युद्ध किसके बीच में हुआ था? दीव का युद्ध किसके बीच में हुआ था? संयुक्त बेड़ा प्लस अल्मीडा। ठीक है ना, जिसमें अल्मीडा को फिर वापस बुला दिया गया था। ठीक है, ठीक है, तो ये इसके कार्यकाल में हुगली, इसके कार्यकाल में ये बेसिन को 1534 में और 1535 में दीव पे कब्जा कर लेता है। ठीक है, बेसिन कहाँ है? गुजरात के आसपास है। बेसिन कहाँ है? गुजरात के आसपास है। ठीक है, और बेसिन मुद्दे के ऊपर जो गुजरात का शासक है ना, बहादुर शाह, बेसिन मुद्दे के ऊपर गुजरात का शासक बहादुर शाह है, वो जल में कूद के हत्या कर लेता है। जब ये बेसिन को छीन रहे होते हैं, बेसिन का लेकर इनका विवाद चल रहा होता है, बेसिन को लेकर इनका युद्ध या किसी प्रकार का जो झड़प चल रही है, उस दौरान डर के बहादुर शाह जो गुजरात का शासक है, वो पानी में कूद के हत्या कर लेता है, पानी में कूद जाता है समुद्र में। ठीक है, तो बहादुर शाह बेसिन मुद्दे पर गुजरात का शासक बहादुर शाह, जो अफगान शासक है, वो जल में कूद के आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, जल में कूद कर आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, ठीक है ना। तो 1534 के अंदर बेसिन, 1535 में दीव और गोवा को राजधानी 1530 में बनाया। ठीक है, और हुगली, बंगाल और सेम टोम से ये दो नई इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई, व्यापारिक फैक्ट्री बनाई। ठीक है,
ठीक है। तो ये निनो डी कूना का कार्यकाल रहा, ये निनो डी कूना का कार्यकाल रहा, ठीक है, ये निनो डी कूना का कार्यकाल रहा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं पुर्तगालियों ने हमें क्या दिया, पुर्तगालियों ने हमें क्या दिया। अच्छा, इसके बाद गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट यही है, गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट यही है, लेकिन एक तो हम और देख लेते हैं। 1542 के अंदर, 1542 में गवर्नर रहता है डिसूजा, डिसूजा गवर्नर है, और इसके काल में सेंट जेवियर नामक ईसाई संत भारत आता है, सेंट जेवियर। तो एक ये फैक्ट याद रख लेना, बहुत बार पूछा भी जाता है और पूछा भी जा सकता है, सेंट जेवियर नामक ईसाई संत भारत आया, ठीक है, सेंट जेवियर नामक ईसाई संत भारत आया, ठीक है। 1542 में गवर्नर डिसूजा के कार्यकाल में सेंट जेवियर नामक ईसाई संत भारत में आया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक दो ईसाई संत और आए थे अकबर के काल में, दो ईसाई संत अकबर के काल में और आए हैं, क्या क्या नाम है, मोनसेरोट, मोनसेरोट और एकावीवा, एकावीवा, ठीक है। पुर्तगाली गवर्नर नोरनोहा के साथ, पुर्तगाली गवर्नर नोरनोहा, गवर्नर गवर्नर नोरनोहा, गवर्नर नोरनोहा के साथ कौन आए हैं, पुर्तगाली गवर्नर नोरनोहा के साथ कौन आए, मानसेराट, मानसराट और एकावीवा, ये दो संत और आए हैं, और ये दोनों अकबर के शासन में गए थे, ये दोनों अकबर के दरबार में गए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए कि अकबर के दरबार में कौन से दो संत गए थे, ईसाई संत, तो मोनसेरेट और एकावीवा। नोरनेहा नामक कौन था, ये गवर्नर, पुर्तगाली कंपनी गवर्नर था, इसके कार्यकाल में इसके साथ ये भारत के अंदर आए थे, ठीक है। सेंट जेवियर किसके साथ आया था, सेंट जेवियर ईसाई संत, ये पुर्तगाली गवर्नर जनरल डिसूजा के साथ आया था, पुर्तगाली गवर्नर डिसूजा के साथ 1542 में, ठीक है। गवर्नर जनरल का ये कार्यकाल इस प्रकार से हो गया। गवर्नर जनरल के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे, पुर्तगालियों के बारे में, इस कंपनी के बारे में। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पुर्तगालियों ने हमें क्या क्या दिया, पुर्तगाली यहाँ पर क्या क्या लेके आए भारत के अंदर, पुर्तगाली भारत के अंदर क्या क्या लेके आए, ठीक है। तो देखिए पुर्तगाली भारत में क्या लेके आए, आलू, आलू लेके आए, टमाटर, मक्का, आलू टमाटर मक्का, और गौथिक स्थापत्य तो खैर बाद में देखेंगे। मक्का, आलू टमाटर मक्का, आलू टमाटर मक्का, तम्बाकू, तम्बाकू भी पुर्तगाली लेके आए, आलू टमाटर भी पुर्तगाली लेके आए, मक्का भी पुर्तगाली लेके आए, लीची, लीची मुजफ्फरनगर की लीची है ना, क्या है मुजफ्फरनगर की लीची, जीआई टैग मिला हुआ है। आम, आम को भी जीआई टैग मिला हुआ है, कई जगह के आम को जीआई टैग मिला हुआ है। तो लीची लेके आए, आम लेके आए, है ना, लीची लेके आए, आम लेके आए, मूंगफली, मूंगफली, काजू बादाम, मूंगफली, काजू बादाम, है ना, यांत्रिक घड़ी, यांत्रिक घड़ी, और क्या लेके आए, कलाई घड़ी। अच्छा, ठीक है, ये चीजें लेके आए। उसके साथ प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली लेके आए थे ना, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। आलू टमाटर मक्का तम्बाकू लीची आम मूंगफली काजू बादाम यांत्रिक घड़ी कलाई घड़ी प्रिंटिंग प्रेस ये सब पुर्तगाल लेके आए। केवल मसाले मसाले हमसे नहीं लेके गए, हमारे कुछ चीज़ देख के भी गए। ये चीज़ सभी पुर्तगालियों की देन है, ठीक है ना। आप जो तम्बाकू खाते हो वो पुर्तगालियों की देन है, आलू खाते हो समोसा भी पुर्तगालियों का होगा जब आलू उनका है तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखे गए। अच्छा, और क्या देखे गए, और देखे थे स्थापत्य कला, स्थापत्य की गोथिक शैली, है ना, गोथिक स्थापत्य कला है, गोथिक शैली। अच्छा, जितने भी जो बने हुए हैं ना, गोवा में जितने भी जो बिल्डिंग बनी हुई इमारतें बनी हुई हैं, ये सारी की सारी किसकी हैं, ये सारी की सारी गोथिक स्थापत्य से आपको नजर आ जाएंगे। गोथिक स्थापत्य जिसको बाद में विक्टोरिया शैली भी कहा गया, विक्टोरिया शैली, है ना, विक्टोरिया शैली, विक्टोरिया शैली। अच्छा, ये सभी विक्टोरिया शैली से बना, अपना इंडिया गेट हो गया, इंडिया गेट हो गया, और ये जो है कनॉट प्लेस हो गया,
और बहुत सी चीज़ें, संसद भवन है जिसको संसद भवन जो उस टाइम अंग्रेजों ने बनाया था वो हो गया। और मुंबई की काफ़ी चीज़ें हैं जो विक्टोरिया शैली से बनी हुई है। और न्यू शहर चंडीगढ़ भी विक्टोरिया शैली के ऊपर बनाया, तो ये शैली भी इन्होंने ही दी है। ये शैली भी पुर्तगाली लेके आया था, इसको गोथिक स्थापत्यवाद में विक्टोरिया शैली बोल दिएगा। ठीक है, तो ये पुर्तगालियों की देन थी। अच्छा, पुर्तगालियों ने एक चीज़ जो थी कार्टेज अर्मीडा, कार्टेज अर्मीडा के बारे में बताने हम बोले। कार्टेज अर्मीडा इसकी शुरुआत की। कार्टेज अर्मीडा क्या था? पुर्तगालियों की नौसेना बहुत मजबूत थी, पुर्तगालियों की नौसेना बहुत मजबूत थी, इसलिए वो जल के अंदर बहुत मजबूत थे। जल के अंदर वो बहुत मजबूत थे, जल के अंदर उनके कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। जब जो लोग पुर्तगाल से चल के और अंडमान सागर होते हुए, महासागर होते हुए, केप ऑफ गुड्स होते हुए, हिंद महासागर होते हुए, अरब सागर होते हुए जब इतनी जगह से लड़ते हुए आ गए वो, तो निश्चित रूप से उनकी नौसेना मजबूत है। तो नौसेना मजबूत है, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति बनाई। तो उन्होंने समुद्र में अपना राज करते हुए, समुद्र में अपना कब्जा करते हुए और अर्मीडा प्रणाली, कार्टेज प्रणाली की शुरुआत की। कार्टेज का मतलब क्या है कि वहाँ आपको अगर समुद्र में व्यापार करोगे, समुद्र में जाओगे तो आपको चुंगी देनी पड़ेगी, चुंगी, टैक्स देना पड़ेगा, चुंगी या टैक्स। तो जो चुंगी या टैक्स थी ना, चुंगी या टैक्स थी, ये क्या कहलाया? कार्टेज कहलाया। चुंगी या टैक्स थी, ये क्या कहलाया? कार्टेज कहलाया। ठीक है, जितने भी लोग जाते थे, जो भी समुद्र में व्यापार करते थे, वैसे जाते थे समुद्र में, जहाज लेके जाते थे, उनको ये देना पड़ता। टैक्स नहीं देते तो फिर ये उनके साथ युद्ध करते थे, मार गिराते थे। ठीक है। अच्छा, कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर को भी जल में जाने के लिए कार्टेज देना पड़ता था, यानी मुगल बादशाहों को देना पड़ता। ठीक है। अच्छा, अर्मेडा क्या मतलब हुआ? सेनापति। अर्मेडा का मतलब सेनापति है। ठीक है, ये उनकी जो आर्टेज दे देता, जो कार्टेज दे देता था, उसकी जल के अंदर ये उसकी रक्षा करते थे कि भाई कोई और इनको लूट ना ले, या फिर इनके साथ कोई क्योंकि जब इन्होंने हमें टैक्स दे दिया तो समुद्र में जब इनकी गारंटी भी तो हमारे, जब टैक्स इन्होंने दिया है तो इनकी रक्षा की सुरक्षा गारंटी हमारी है। तो अर्मेडा जो सेनापति है ये उनकी सुरक्षा की ध्यान रखता था। ठीक है, उनको लूटने से बचाने के लिए या और किसी प्रकार की बातों के लिए ये। ठीक है, तो ये कार्टेज अर्मेडा की पत्ती चलाई पुर्तगालियों ने। ठीक है, कार्टेज अर्मेडा के बारे में आ जाए तो कार्टेज अर्मेडा की पत्ती कौन चलाई? पुर्तगालियों ने चलाई। किसने चलाई? पुर्तगालियों ने चलाई। ठीक है ना? ठीक है। और ये अल्बुकर्क के टाइम में बहुत ज़्यादा फैलता क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा युद्ध किए। इस दौरान हारमुज को जीतता, मलक्का को जीतता ना। अच्छा, ठीक है, तो ये इनके बारे में, पुर्तगालियों के बारे में एक बार हो गया। पुर्तगालियों के बारे में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, किसी भी परीक्षा में नहीं आने वाला। एक बार फिर से हम आपको ब्रीफ करवा देते हैं, पुर्तगालियों के बारे में एक बार हम फिर से ब्रीफ करवा देते हैं। देखिए, 1487 के अंदर बार्थोलोमियो डियाज आता है। ठीक है ना, खोज करता हुआ बार्थोलोमियो डियाज। उसके बाद में 1492 1494 के अंदर वास्को डी गामा पहुंचता है। 98 के अंदर भारत में पहुंचता है। 60 गुना व्यापार में मुनाफा प्राप्त करता है ना। अब्दुल मजीद नामक यात्री अरब यात्री की सहायता से कालीकट पहुंचता है, जो उसको जयमुरीन में उसका शासक स्वागत करता है। दोबारा से 60 गुना अपना कमा के ले जाता है। वहाँ पर जाकर हेनरी दे नेविगेटर राजकुमार को बताता है। 1502 में फिर से आता है, बहुत अधिक फिर से मसाले, सामान और ये व्यापारिक वस्तुएं खरीदता है। कालीकट के जो जयमुरीन शासक है उससे अनुमति लेता है, वहाँ पर कोचीन में अपनी फैक्ट्री लगाता है। फैक्ट्री एक गोदाम है जहाँ पर अपनी वस्तुएं वो रखता है, मुख्यालय है। उसके बाद वापस चला जाता है। 1505 में पुर्तगाली सरकारी कंपनी बन के आती है। फ्रांसिस डी अल्मीडा पहले गवर्नर जनरल बन के आते हैं, CEO बन के आते हैं, गवर्नर जनरल बनते हैं। सरकारी कंपनी है। 1500 ब्लू वाटर पॉलिसी को यूज करता है, ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाता है। ठीक है, 1508 में चोल का युद्ध होता है, गुजरात, तुर्की और मिस्र के संयुक्त बेड़ा वर्सेज अल्मीडा का बेटा मारा जाता है। 1509 में दीव का युद्ध होता है। दीव के युद्ध के बाद अल्मीडा को बुला लेता है। 1510 के अंदर आ जाता है अल्बुकर्क ने 10 में गोवा जीता दलसियों से। 11 में अल्बुकर्क ने क्या किया? अपना मलक्का जीतता है। 15 के अंदर हारमुज जीतता है। अदन की खाड़ी नहीं जीत पाते। सती प्रथा को बैन करता है। उन ईसाई महिलाओं को, हिंदू महिला जो विधवा हो चुकी, उनको ईसाई पुरुषों को उनके साथ शादी करने के लिए प्रेरित करता है। ईसाई धर्म को फैलाने का प्रयास करता है। ठीक है, कार्टेज डी अर्मीडा प्रणाली को और ज़्यादा रूप से चलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 1515 से लेकर 1528 तक कोई गवर्नर नहीं आता, कंपनी नहीं आती व्यापार करने। क्यों नहीं आती? क्योंकि कैथोलिक और जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनके बीच में वहाँ पर विवाद चला हुआ है धर्म को लेके। ठीक है, 1528 में नीनो डी कुना आता है। 1530 में वो राजधानी बना लेता है गोवा को।
इसी दौरान हुगली को अपनी एक फैक्ट्री बना लेता है, सेंट टोमे को फैक्ट्री बना लेता है। 1534 में बेसिन और दीव को जीत लेता है। 35 में बेसिन अभियान के दौरान गुजरात का जो अफगानी शासक है बहादुर शाह, वो पानी में कूद के हत्या कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक इसका कार्यकाल रहा। 1542 में सेंट डिसूजा आता है। सेंट डिसूजा के साथ संत जेवियर आते हैं, जो ईसाई धर्म के संत हैं। ईसाई संत जेवियर आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अकबर के काल में नौरनोहा जो गवर्नर होता है, नौरनोहा के साथ कौन आते हैं? नौरनोहा के साथ कौन आते हैं? एक कविवा और मॉन्सेरेट नामक दो संत आते हैं। किसके साथ? अकबर के दरबार में। अकबर इनको काफ़ी दिन तक रखता भी है यहाँ पे। ठीक है, ईसाइयों के इस प्रकार से, और वो सम्मेलन भी करवाता है। ठीक है, तो उनसे शिक्षा दीक्षा भी लेता है। ठीक है, तो ये उनका कार्यकाल हो गया अकबर का, इनका गवर्नर जनरलों का और इनके संतों का आगमन का। अब पुर्तगाली हमें देख के क्या गए? प्रिंटिंग प्रेस देख के गए, स्थापत्य की गोथिक स्थापत्य कला देखे गए, शैली देखे गए, और क्या देखे गए? और क्या देखे गए? आलू, टमाटर, मक्का, मूंगफली और लीची, आम, यांत्रिक घड़ी, कलाई घड़ी, ये सब पुर्तगालियों की देन है। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद हम अगली कंपनी को डच कंपनी पढ़ेंगे। डच पढ़ेंगे, इंग्लैंड पढ़ेंगे, इंग्लिश कंपनी पढ़ेंगे, और डेनमार्क पढ़ेंगे, स्वीडिश पढ़ेंगे, है ना, फ्रेंच कंपनी पढ़ेंगे। ये सभी कंपनियां हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। और फिर जैसे ब्रिटिश का कार्यकाल शुरू होता है, फिर ब्रिटिश पूरे भारत के अंदर जो रहते हैं वो सब कार्यकाल हम पढ़ने जाने वाले। ठीक है, इनके आगमन का क्रम पढ़ेंगे, इनके कंपनियां कहाँ कहाँ पे इन्होंने कोठी बनाई, कहाँ कहाँ फैक्ट्री बनाई, वे सब हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।